नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने गैस लॉस पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? गैस लॉस। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। ट्रिक कुछ ऐसी थी, बेटा बेटा मतलब बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सेकंड वन इज अ चल पैदल। चल का मतलब क्या था? चार्ल्स लॉ। पैदल मतलब प्रेशर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वहाँ से आपको मिला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। जो वॉल्यूम का रेशियो है वही टेम्परेचर का रेशियो। आगे थी ट्रिक पीटी ऊषा, वो खड़ी है, मतलब पीटी लॉ पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। पीटी लॉ पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो बचा क्या क्या? प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ से आपको फार्मूला मिला P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। या फिर इसी को मॉडिफाई करके आप बोल सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। क्लियर है? तो बेटा चल पैदल, पीटी ऊषा वो खड़ी है। समझ में आया? ठीक है। लॉस को मर्ज करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई और लास्ट में एक लॉ और आया था जिसे हम एवोगाद्रोस लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाद्रोस लॉ। समझ गए इतना? ओके। अब आज हम लोगों को कुछ और भी ग्राफ्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं हम लोगों को? ग्राफ्स। तो इन ग्राफ्स में हमें तीनों लॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तीनों लॉ की हेल्प से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं पहले तीनों लॉ लिखता हूँ। पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब था ये? जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। समझ गए इतना? दूसरा दूसरा लॉ था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट था। और तीसरा पीटी लॉ था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। समझ में आया? तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये तीनों लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पीटी लॉ। कौन कौन सा? बॉयल्स, चार्ल्स, पीटी लॉ। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ के ग्राफ पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ के ग्राफ पढ़ेंगे। अब इन ग्राफ को पढ़ने के कई तरीके। कुछ लोग इन्हें स्लोप की हेल्प से समझाते हैं, कुछ लोग इनको जनरल रीजनिंग की हेल्प से समझाते हैं। तो मैं सिर्फ रीजनिंग की हेल्प लूँगा, स्लोप लोप के बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, चलो देखो। बॉयल्स लॉ में जो पहला ग्राफ है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। और तुम सब जानते हो कि जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ होता है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। वो क्या है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक बच्चे ने पीवी कर्व बनाया T1 टेम्परेचर पे। एक दूसरा बच्चा था, शैतान बच्चा था, वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैं अपना पीवी कर्व जो है वो T2 टेम्परेचर पे बनाऊंगा। और उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया T2 टेम्परेचर पे। मतलब इस हर पीवी के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 है। यहाँ पर T2 T2 T2। और यहाँ पर हर पी एंड वी के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 है। क्लियर? एक तीसरा बच्चा था, उसने कहा नहीं यार, हम कुछ नया टेम्परेचर लेंगे। उसने T3 टेम्परेचर, एक नए टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया। T3 टेम्परेचर पे अपना पीवी कर्व बनाया। और पीवी कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्हें हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल ऑफ दीज आर आइसोथर्म्स। बहुत सारे आइसोथर्म्स बने। ये आइसोथर्म है T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे और ये T3 टेम्परेचर पे। बात समझ में आया? इतना कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं। अगर मैं इस पॉइंट को A लूँ, इस पॉइंट को B, ध्यान समझना, ये A है, ये B है, तो यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T2 है। ये C है, ये D है, यहाँ भी T2, यहाँ भी T2। ये E है, ये F है, तो यहाँ भी T3 और यहाँ भी T3। समझा कि नहीं समझा? तीन अलग अलग बच्चों ने तीन अलग अलग टेम्परेचर पे तीन पीवी कर्व बनाए, तीन आइसोथर्म बनाए। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये है कि T1 T2 और T3 के बीच में क्या रिश्ता है? T1 T2 और T3 के बीच में क्या रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो चलो समझते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करो बेटा, एक्स एक्सिस को पकड़ो। पकड़ लिया एक्स एक्सिस? ठीक है। एक्स एक्सिस में जो भी चीज़ लिखी हो उसको कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट कर दिया मतलब एक फिक्स वैल्यू ले ली, मतलब एक फिक्स वैल्यू ले ली। समझ में आया? वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, वॉल्यूम की एक फिक्स वैल्यू ले ली। अब उस फिक्स वॉल्यूम की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ जाओ। जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे। तो देखो यहाँ पर तुमको T1 मिला। सॉरी। तो T1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ जो प्रेशर होगा वो P1 होगा।
ये T2 वाला कर्व है तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो P2 कहलाएगा, और ये T3 में मिल रहा तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो P3 कहलाएगा। अब जरा गौर से समझना, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम को तुमने फिक्स ले लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये जरा गौर करो, प्रेशर डिक्रीज कर रहा, बहुत ही ध्यान से समझना, प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा। तो बेटा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डिक्रीज करेगा, देखो ये लॉ आ गया बीच में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, मतलब T1 will be greater than T2 will be greater than T3। समझा कि नहीं समझा, समझा, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है नहीं। देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर कम टेम्परेचर कम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब वो तीनों बच्चे जब वॉल्यूम की इस वैल्यू में पहुंचेंगे, वो तीनों बच्चे जब वॉल्यूम की इस वैल्यू में पहुंचेंगे तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे काम कर रहा होगा उसका उसी वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, और जो बच्चा सबसे कम टेम्परेचर में काम कर रहा होगा उसका उसी वॉल्यूम पे सबसे कम प्रेशर आएगा। तो ये रिलेशन समझे कि नहीं समझे, समझे, यही अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि T1 T2 T3 में क्या रिश्ता है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता है कि नहीं, ओके। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आया तो इसे मैं एक दूसरा ग्राफ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सेम ऐसे ही ग्राफ है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं। मैं कोई स्लोप की बात नहीं करूँगा, मैं जनरल रीजनिंग की बात कर रहा। ये अब ग्राफ जो बना है ये P वर्सेस 1/V के बना है। अब बॉयल्स लॉ में प्रेशर 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो देखो 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मान लिया टेम्परेचर T1 है। दूसरा बच्चा T2 टेम्परेचर पे ग्राफ बना रहा था, अगला बच्चा T3 टेम्परेचर पे ग्राफ बना रहा था, और क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ T1 T2 T3 में क्या रिश्ता है। तो वही काम करो, सेम काम, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम की वैल्यू को फिक्स ले लो, वॉल्यूम की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलो, ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं तो आपको T1 T2 T3 टच करेंगे ना, जहाँ T1 टच करे आपको करस्पॉन्डिंग उसके प्रेशर P1, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया ना, T1 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1, T2 के करस्पॉन्डिंग P2, T3 के करस्पॉन्डिंग P3। अब एक बात बताओ, ये इधर से इधर आने में हमें टेम्परेचर नहीं पता है कि ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, हमें नहीं पता ये टेम्परेचर में क्या रिश्ता, वी डोंट नो कि T1 ग्रेटर T2 ग्रेटर T3 या T1 लेस T2 लेस T3, बट वी नो कि P1 बड़ा P2 बड़ा P3। समझा, ऊपर से नीचे प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब बेटा वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू के लिए, वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू के लिए प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी क्या करेगा। देखो प्रेशर डिक्रीजेस तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी डिक्रीजेस। समझा, तो मैं फिर से रिलेशन लिखूंगा T1 ग्रेटर T2 ग्रेटर T3। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है, ओके। अब अगर इसी ग्राफ को कोई बच्चा ऐसा बनाते, ऐसा किसी ने बनाया, पूछो कैसा बनाया, ऐसा बनाया, उसने कहा सर ये प्रेशर है, ये 1/वॉल्यूम है, और हम ऐसा बनाएंगे, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 T3 T4। तो मैं बस इतना ही समझाऊंगा, एक प्रेशर की वॉल ये एक्स एक्सिस पे जो भी आपको नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू को फिक्स कर दो, करस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ जाओ, गए ऊपर की तरफ, ठीक है, ये T1 ग्राफ है ना, ये T1 है, तो करस्पॉन्डिंग ये प्रेशर क्या कहलाएगा P1, ये क्या कहलाएगा P2, ये क्या कहलाएगा P3, और ये क्या कहलाएगा P4। अब आप ही बताओ P1 से P4 प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस लॉ की हेल्प से टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि T1 इज लेस दैन T2 लेस दैन T3 लेस दैन T4। देखो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझा कि नहीं समझा, समझा। तो सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिया, क्लियर हो गया इतना, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास PV वर्सेस P कर्व, PV वर्सेस P कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। PV वर्सेस P कर्व क्या होता है, कांस्टेंट, P इंटू V हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, T1 टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर पर, और ये T3 टेम्परेचर पर। कहता है T1 T2 T3 में क्या रिश्ता है, T1 T2 T3 में क्या रिश्ता है। तो आप एक बात बताओ बेटा, प्रेशर की वैल्यू को फिक्स कर दो, जो भी इस एक्सिस में उसको फिक्स कर दो।
अब प्रेशर की फिक्स वैल्यू के लिए प्रेशर की फिक्स वैल्यू के लिए प्रेशर की फिक्स वैल्यू के लिए पीवी ज़्यादा आ रहा है, कम हुआ और कम हुआ। अब आप ही बताओ, अगर प्रेशर फिक्स है तो पीवी ज़्यादा कम और कम ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर गया होगा। वॉल्यूम क्या कर गया होगा? डिक्रीज। फिर से बोलता हूँ, प्रेशर तो फिक्स हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया तो पीवी की वैल्यू वेरी क्यों कर रही है? पी इंटू वी की वैल्यू वेरी क्यों कर रही है? क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। बोलो सही कि गलत? सही। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? अब ध्यान से समझना, यहाँ पीवी सबसे ज़्यादा मतलब वी सबसे ज़्यादा, वी सबसे ज़्यादा, यहाँ पी वी सबसे कम मतलब यहाँ पर वॉल्यूम सबसे कम। समझ में आ रहा है इतना? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो प्रेशर कांस्टेंट, अब देखो मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट, तो आप इस लॉ में पहुंच गए। प्रेशर कांस्टेंट, पीवी ज़्यादा मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, पीवी कम मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम ज़्यादा और ज़्यादा, या फिर उल्टा पढ़ो, वॉल्यूम ज़्यादा कम और कम। तो वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। वापस बोलता हूँ, प्रेशर की फिक्स वैल्यू के लिए पीवी की वैल्यू सबसे ज़्यादा तभी हो सकती है जब वॉल्यूम ज़्यादा हो। वॉल्यूम ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम कम, वापस वॉल्यूम ज़्यादा पीवी ज़्यादा, और वॉल्यूम ज़्यादा तभी जब टेम्परेचर ज़्यादा। पीवी कम मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तभी जब टेम्परेचर कम। तो ये रिश्ता समझे कि नहीं समझे? T1 ग्रेटर T2 ग्रेटर, सॉरी करेक्ट तो है यार, T1 ग्रेटर T2 ग्रेटर T3। समझ में आ गया इतना? ठीक। ये बॉयल्स लॉ के ग्राफ थे। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ में जो आप लोगों ने ग्राफ बनाया था ना बेटा, वो ग्राफ कौन सा ग्राफ था पता है? वो ग्राफ था हमारा कौन सा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में था? केल्विन में। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर करो, चार्ल्स लॉ यही है। ठीक है, अब किसी बच्चे ने P1 प्रेशर पे ग्राफ बनाया, चार्ल्स लॉ का ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बच्चे ने वी और टी को वेरी किया एट P1 प्रेशर। दूसरे बच्चे ने VT कर्व बनाया P2 प्रेशर में। तीसरे बच्चे ने VT कर्व बनाया P3 प्रेशर में। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? ओके। अब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ये आइसोबार्स कहलाते हैं। और ध्यान रखना, आइसोबार्स वो तभी कहलाएगा जब ये टेम्परेचर केल्विन में होगा। डिग्री सेल्सियस में हुआ तो ये आइसोबार नहीं होगा। आइसोबार के लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में पाई जाए? केल्विन में पाई जाए। अगर डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ बनाओगे तो वो आइसोबार नहीं होगा। क्लियर हो गया? अपना रूल अप्लाई करो वही, P1 P2 P3 में रिश्ता चाहिए। P1 P2 P3 में क्या चाहिए? रिश्ता चाहिए। क्लियर? तो चालू करते। एक्स एक्सिस में जो भी है उसको फिक्स कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग प्रेशर पे वॉल्यूम निकाल लो। P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1, P2 प्रेशर पे वॉल्यूम V2, P3 प्रेशर पे वॉल्यूम V3। अब देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने क्या बोला? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाला लॉ एप्लीकेबल हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से पढ़ो, इस ये पता है हमको वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अगर V1 से लेके V3 जाने पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। बात समझा कि नहीं समझा? प्रेशर इंक्रीजेस मतलब मैं उसे कुछ ऐसा लिखूंगा, P1 से बड़ा P2, P2 से बड़ा P3। अब और भी समझो इसको, P1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा। तो रिश्ता समझे कि नहीं समझे? समझे। तो ये रिलेशन आया P1 P2 P3। सेम बात है बेटा इसके स्लोप से भी समझाई जा सकती थी। यहाँ पर, यहाँ स्लोप सबसे कम, यहाँ स्लोप ज़्यादा, यहाँ स्लोप और ज़्यादा, लेकिन उससे मतलब मत रखो। आपको सीधा नज़र आ रहा है ना यार, ये वॉल्यूम क्या कर रहा है? देखो कितनी सिंपल सी चीज़ है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। V1 से V3 वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो P1 से P3 प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। बात खत्म हो गई यार, क्या कुछ स्लोप के चक्कर में पड़ रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, ये ग्राफ हो गया हमारा कौन से लॉ पे? चार्ल्स लॉ पे। ठीक है, इसका तीसरा ग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं पीटी लॉ पे। पीटी लॉ पे ग्राफ पढ़ेंगे। पीटी लॉ में ये सामने लिखा है पीटी लॉ। पीटी लॉ पे क्या होता है? ऐसा होता है, दिस इज प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर,
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। समझा कि नहीं समझा? समझा। कब कब? जब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो सपोज करो ये वॉल्यूम V1 है, किसी बच्चे ने यही ग्राफ V2 वॉल्यूम पे बनाया, किसी बच्चे ने यही ग्राफ V3 वॉल्यूम में बनाया। कहता है बताओ V1 V2 V3 में क्या रिश्ता होगा? समझा कि नहीं समझा? समझा। तो देखो चालू हो जाओ, जो भी इस एक्सिस में मिले उसको कांस्टेंट ले लो, ऊपर जाओ, गए ऊपर, ये कांस्टेंट हो गया। जैसे ही तुमने इसको कांस्टेंट किया, अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट, V1 वॉल्यूम पे प्रेशर P1, V2 पे P2, V3 पे P3। अब बताओ P1 से P2 से P3 प्रेशर क्या कर रहा है? डिक्रीज। अगर बेटा प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करा तो V1 से बड़ा V2, V2 से बड़ा V3। समझे कि नहीं समझे? समझे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। अब इसी पर एक क्वेश्चन लेने जा रहा, इसी पर एक क्वेश्चन ले रहा मैं। इधर देखो, छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि दिस इज P वर्सेस T कर्व, P वर्सेस T कर्व, प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी ग्राफ होते हैं उसे आप आइसोकोर्स बोलते हैं। तो दीज आर आइसोथर्म्स, आइसोबार्स, आइसोकोर्स। और टेम्परेचर याद रखना केल्विन पे रहता है, केल्विन केल्विन। आइसोथर्म्स, आइसोबार्स, आइसोकोर्स, वापस आइसोथर्म्स, आइसोबार्स, आइसोकोर्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। पीटी कर्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1 एक बच्चे ने बना दिया, दूसरा बच्चा कहता है नहीं मैं पीटी कर्व को ना V2 वॉल्यूम पे बनाऊंगा, और उसका कर्व ऐसा आया। एक बच्चे ने V3 पे बनाया, एक बच्चे ने V4 पे बनाया, और कहता है बताओ क्या सही है? V1 इक्वल V2 इक्वल V3 इक्वल V4। बी पार्ट, V1 बड़ा V2 बड़ा V3 बड़ा V4। नेक्स्ट पार्ट, V1 लेस देन V2 लेस देन V3 लेस देन V4। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही इत्मीनान से समझना। ठीक है, भले समय लगता है तो लगने देंगे। रूल क्या बताया गया था आपको? रूल ये बताया गया था कि जो भी यहाँ पर मिले उसको कांस्टेंट कर दो, कर दिया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। ऊपर की तरफ एक लाइन मारो, मार दी। ये V1 वॉल्यूम है ना, तो V1 वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1, V2 के करस्पॉन्डिंग P2, V3 के करस्पॉन्डिंग P3, V4 के करस्पॉन्डिंग P4। अब आप ही बताओ इधर से इधर जाने पे प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेस तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। आपको ये बात समझ में आई? हाँ। तो ये कुछ ग्राफ्स पढ़े अपने बॉयल्स लॉ में, सेम ग्राफ वैसे ही पढ़े चार्ल्स लॉ में, और वैसे ही ग्राफ पढ़े कहाँ पर? पीटी लॉ में। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, किसी को डाउट नहीं है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब अगर आप इस पर क्वेश्चन चाहते हो तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इस पर क्वेश्चंस कर कर आएंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ। क्लियर हुआ इतना? ओके बेटा, चलो क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है कि एक पीवी कर्व है, पीवी कर्व, और वो कर्व कुछ ऐसा है, T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4। T1 T2 T3 T4। ऑप्शन है क्या रिश्ता सही है? T1 इक्वल T2 इक्वल T3 इक्वल T4। बी पार्ट T1 ग्रेटर T2 ग्रेटर T3 ग्रेटर T4। सी पार्ट T1 लेस T2 लेस T3 लेस T4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ग्राफ बना सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पीवी वर्सेस पी कर्व है, पीवी वर्सेस पी कर्व। समझा कि नहीं समझा? पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, सपोज दिस इज T1।
Again PV curve at temperature T2, again a PV curve at a temperature T3. What is the रिश्ता between T1, T2, T3? बराबर होंगे. टेम्परेचर डिक्रीज करेगा या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? समझ में आ रहा है इतना? ठीक है. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज टेम्परेचर. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर P1. किसी बच्चे ने P2 पे कर्व बनाया, किसी ने P3 पे बनाया, किसी ने P4 पे बनाया. सेम क्वेश्चन है, क्या रिश्ता है इनके बीच में? ये सभी बराबर होंगे या फिर प्रेशर ये डिक्रीज करेगा? अब देखो मुझे तो डायरेक्टली नज़र आ रहा है. देखो बेटा, P4 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा, अब वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम. और यहाँ पे देखो P1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा. ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम, मतलब प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला. तो अब देखना कैसे आप निकालते हैं इसको. कोई स्लोप की हेल्प नहीं लेगा, जनरल रीजनिंग है. एक्स एक्सिस में जो भी है उसको फिक्स मान लो, करस्पॉन्डिंग लाइन मारो, करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ निकालो, इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट कर लेना. ठीक है. इंक्रीज करेगा. द लास्ट वन इज नन. तो 3 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके आना है. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. ओके. अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सेक्शंस पर जाना चाहेंगे. चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे. 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में जो आपको सॉल्व करके आना है. नेक्स्ट लेक्चर पे मैं इन्हें डिस्कस करूँगा. ओके ओके. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. हमने क्या लिखे यार, अकेले मैंने लिखे हैं बैठ के. साला कुछ भी करवाते हैं हम लोग. लॉकडाउन है भाई, लॉकडाउन है. अ सैंपल ऑफ गैस. पढ़ो क्वेश्चन को क्या लिखा है. अभी तक जितने भी लॉस पढ़े अपने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पीटी लॉ, या क्या बोलते हैं एवोगाद्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशंस, इन सब पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस है. क्लियर. अब ध्यान रखना, इन सब क्वेश्चंस में 2 कंडीशन होंगी. एक इनिशियल कंडीशन होगी, उस इनिशियल कंडीशन में कुछ चेंज करके हम एक दूसरी फाइनल कंडीशन बनाएंगे. हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन, एक इनिशियल कंडीशन और दूसरी फाइनल कंडीशन. मतलब ऐसा बोलेगा पहले प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, तो इनिशियल कंडीशन होगी. फिर कहेगा कि प्रेशर को चेंज करके इतना कर दिया तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, तो वो फाइनल कंडीशन हो जाएगी. समझ में आएगी? ठीक. ओके. देखो जैसे कहता अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 10 लीटर अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm. जब 1 atm प्रेशर है तो वॉल्यूम 10 लीटर है. क्लियर. तो इनिशियल कंडीशन क्या हो गई? वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर. तब प्रेशर कितना है? 1 atm. गौर से समझना, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन इसलिए गिवन लिख रहा हूँ मैं. अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 10 लीटर, वॉल्यूम 10 लीटर, अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm. प्रेशर 1 atm. ठीक. ये इनिशियल कंडीशन हो गई. ओके. आगे बढ़ते हैं. व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा? फाइनल कंडीशन. वॉल्यूम क्या होगा नहीं पता. इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू, प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू 2 atm एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है बेटा? कांस्टेंट. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप जानते हैं ना बॉयल्स लॉ है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. मतलब वी कैन से दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. खत्म हो गया. P1 1, V1 10 इज इक्वल टू P2 V2. तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 5 लीटर. यही आंसर हो गया हमारा. अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे. देखो 1 atm प्रेशर पे वॉल्यूम 10 लीटर है तो 2 atm प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम को अगर डबल करेंगे, सॉरी प्रेशर को अगर आप डबल करेंगे, प्रेशर को अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा. प्रेशर को आपने डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. तो 10 लीटर का हाफ कितना होता है? 5 लीटर होता है. समझा कि नहीं समझा? समझा. ओके. प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, 5 लीटर. ठीक है ना? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सैंपल ऑफ गैस, अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 600 ml. तो बस लिखना चालू कर दो. वॉल्यूम कितना है? 600 ml. लिख लो 600 ml.
टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन एट 1 एटीएम प्रेशर, प्रेशर 1 एटीएम। अब हमें नहीं पता है कि आगे क्या गिवन है, जो गिवन हमने वो लिख लिया। फिर कहता है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब कंडीशन चेंज हो रही थी, इसको इनिशियल कंडीशन मान लो, ये फाइनल कंडीशन। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम नहीं पता कितना है, एट 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस, 127 मतलब 400 केल्विन। इफ प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, मतलब प्रेशर अगेन कितना है 1 एटीएम। तो ये देखो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब ये चार्ल्स लॉ है। कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिश्ता होता है तो सब जानते हो यार, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 600, T1 300 अपॉन V2 पाई/J, T2 400। समझा कि नहीं समझा, समझा। ओवरऑल आंसर दिख रहा है, V2 विल बी इक्वल टू 800 ml। कितना 800 ml, खत्म हो गया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस। गैस सिलेंडर तो एक क्लोज्ड वेसल होता है ना, नहीं होता है क्या, होता है। अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 14.9 atm। अब गैस सिलेंडर एक क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड वेसल का वॉल्यूम क्या होता है हमेशा फिक्स्ड। पहले तो यही बात समझ लो, गैस सिलेंडर है वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, पहली बात तो मैंने ये बोल दी, गैस सिलेंडर वॉल्यूम कांस्टेंट, क्लोज्ड वेसल है वो। अब क्लोज्ड वेसल इतने एटीएम तक का प्रेशर सह सकता है, इतने एटीएम तक का प्रेशर क्या कर सकता है, सह सकता है। ओके, अच्छी बात है। वापस पढ़ता हूँ, अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विदस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 14.9 एटीएम। ओके, द प्रेशर ऑफ सिलेंडर इज 12 एटीएम एट 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है 12 एटीएम है, कब, जब टेम्परेचर कितना है 27, 27 मतलब 300 केल्विन। ये कंडीशन है, पहली कंडीशन। ओके, जब प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस है तो सिलेंडर का प्रेशर कितना है 12 एटीएम। ओके, ड्यू टू अ सडन फायर, ड्यू टू अ सडन फायर इन द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में अगर आग लग गई, अब आग लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग। टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा तो सिलेंडर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहता है कि किस टेम्परेचर पर आकर सिलेंडर फट जाएगा, किस टेम्परेचर पर आकर सिलेंडर फट जाएगा, T2/J। तो जब सिलेंडर का प्रेशर अपना मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर कितना है 14.9 एटीएम का प्रेशर वो सह सकता है, तक का प्रेशर वो सह सकता है, मतलब इतना मैक्सिमम तक वो विथस्टैंड कर सकता है। तो सिलेंडर अगर अपने मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंच जाएगा तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा वापस। 27 डिग्री सेल्सियस में, 27 डिग्री सेल्सियस में प्रेशर कितना था 12 एटीएम। आग लगने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर अपने मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंच जाएगा उस टेम्परेचर पर वो सिलेंडर फट जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, क्लियर। तो ये पीटी लॉ हो गया, कौन सा लॉ हो गया, पीटी लॉ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पीटी कैसे वैल्यू करते हैं, फार्मूला P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। चलो करो, P1 12/300, P2 14.9 डिवाइड बाई T2। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही। सॉल्व कर लो बेटा, तो यहाँ से जो T2 मिलेगा ना वो T2 है 372.5। अब जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा, किस में आएगा, केल्विन। इसमें 273 घटा दो, 273 घटा दो तो ये हमको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा 99.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आंसर भी डिग्री सेल्सियस में देंगे। समझ गए इतना। तो एक गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर क्लोज्ड वेसल है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से उसका प्रेशर बढ़ता है। तो जब गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है, सिलेंडर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है, जब वो अपने मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंच जाएगी तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, फट सकता है। क्लियर। तो हमने निकाल लिया वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सिलेंडर अपने मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंच सकता है। समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते, लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 1000 ml सैंपल ऑफ गैस एट -73 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर इज हीटेड टू। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई इनिशियल कंडीशन, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर इनिशियली इतना है, हीट किया इतने डिग्री सेल्सियस तक। तो ये इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन।
तो फाइनली टेम्परेचर दिया है, प्रेशर इज रिड्यूस टू 0.5 atm, तो व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम। समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो मैं लिखने जा रहा हूँ इनिशियल कंडीशन, P1 1000 ml, V1 P1 ml में कहाँ से आ गया यार, P1 2 atm, कुछ भी लिखा यार, पहले क्या लिखते क्या फ़र्क पड़ता। V1 1000 ml और T1 -73 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो गया 200 केल्विन। P2 0.5 atm, V2 पाई जे, T2 127 मतलब 400 केल्विन। समझ गए ना, ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन। फार्मूला जानते हो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 गिवन, V1 गिवन, T1 गिवन, P2 गिवन, T2 गिवन। बोल V2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैं वैल्यू भी नहीं रखूँगा, मैं डायरेक्ट बताऊँगा आपको। V2 की जो वैल्यू है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जो V2 की वैल्यू है, ये आंसर है बेटा इसका 800 ml। अब सॉल्व कर लेना, इतना तो आप समझता रहो। कितना ml? 800 ml। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 512 ml। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 512 ml एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 74 सेंटीमीटर Hg एस प्रेशर। ये इनिशियल कंडीशन हो गई। क्या क्या इनिशियल कंडीशन है? वॉल्यूम मतलब V1 इज इक्वल टू 512 ml, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में 73 83 93 293 केल्विन, और P1 है 74 सेंटीमीटर Hg। ये इनिशियल कंडीशन। फिर कहता है व्हाट द वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई एट STP। वॉल्यूम पूछ रहा है एट STP, तो STP पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। प्रेशर 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 STP पे प्रेशर होता है 1 atm, 1 atm मतलब 76 सेंटीमीटर Hg। समझ गए इतना? तीनों वेरी कर रहे हैं, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है। तो याद है ना फार्मूला, सेम फार्मूला, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यहाँ से आप V2 को फाइंड कर सकते हो। किसको फाइंड कर सकते हो? V2। क्लियर? तो V2 आएगा, मैं सिर्फ आंसर दूंगा 464.5 ml। कौन सा लौ? दशमलव, 464.5 ml। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2.5 लीटर सैंपल ऑफ अ गैस, 2.5 लीटर सैंपल ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर इज कंप्रेस्ड। कंप्रेस होने के पहले इनिशियल कंडीशन, कंप्रेस होने के बाद फाइनल कंडीशन, टू अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये बॉयल्स लॉ है। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 1 बार, V1 2.5 लीटर, करस्पॉन्डिंग रखेंगे ना, कंप्रेस होने के पहले कंप्रेस होने के बाद। 2.5 लीटर और यहाँ ml है, ये लीटर, लीटर को ml पे ले लो, मतलब 2500। P2 तो पाई छे इंटू V2 कितना? 500। अगर सॉल्व करेंगे तो P2 इज इक्वल टू आएगा 5 बार। P2 कितना आया? 5 बार। बार याद मत दिलाओ यार, लॉकडाउन है। P2 5 बार। अब कहता है परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर बताओ, तो पहले इंक्रीज इन प्रेशर तो निकाल लो यार। प्रेशर पहले कितना था? 1 बार, अब कितना हो गया? 5 बार। तो इंक्रीज कितने का आया? 4 बार का। 4 बार इंक्रीज आया प्रेशर में, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? तो इंक्रीज कितने का हुआ? 4 का हुआ। पहले कितना था? 1 × 100, मतलब 400% प्रेशर इंक्रीज हुआ है। कितने परसेंट? 400%। सही बात है। तुमने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज कर गया। कितने परसेंट इंक्रीज किया? 400%। वैसे भी आप समझो, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। पहले प्रेशर 1 बार था, फिर 5 बार हो गया, 1 बार से 2 बार
100%, 2 बार से 3 बार 200%, 3 बार से 4 बार। समझ में आ रहा है? ऐसे करके टोटल कितने 100% हो गया? 400% हो गया। प्रेशर कितने परसेंट बढ़ गया? 400% बढ़ गया। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चा किसी को? नहीं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस, व्हाट परसेंट ऑफ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस मस्ट बी अलाउड टू स्केप, मस्ट बी अलाउड टू स्केप, मतलब कितनी नाइट्रोजन गैस स्केप हो गई। तो एक बात तो समझ में आती है, कितनी नाइट्रोजन गैस स्केप हो गई ये हम नहीं निकाल सकते, हम ये निकाल सकते हैं पहले कितनी थी अब कितनी है, पहले कितनी थी माइनस अब कितनी है, तो हमें पता चल जाएगा कितनी नाइट्रोजन गैस स्केप हो गई। और अगर ये पता चल गया कितनी स्केप होगी तो परसेंटेज स्केप आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस मस्ट बी अलाउड टू स्केप व्हेन इट्स टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजेस फ्रॉम इतने टू इतने। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो हम क्या करेंगे, पहले कितनी नाइट्रोजन गैस थी यहाँ से निकाल लेंगे, और बाद में कितनी नाइट्रोजन गैस है हमारे पास यहाँ से निकाल लेंगे, घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी नाइट्रोजन गैस स्केप हो गई है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले कितनी नाइट्रोजन गैस थी, हम चाहे तो नाइट्रोजन गैस के मोल्स से क्वेश्चन कर सकते हैं या वेट से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले कितने मोल थे, कितने मोल बचे, घटा दो कितना स्केप हो गया, या पहले कितने ग्राम थी, कितने ग्राम बची, घटा दो कितने ग्राम स्केप कर गई, पता चल जाएगा। बोला हाँ या ना? हाँ। तो मैं मोल्स से करने जा रहा हूँ, क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो मैं निकालने जा रहा हूँ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बिफोर स्केप, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बिफोर स्केप। पीवी इज इक्वल टू फार्मूला तो सब तो दिया है ना, पीवी इज इक्वल टू फार्मूला NRT, तो N इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई RT। पी कितना है, प्रेशर 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 3, वी 1.65 अपॉन R 0.0821, टेम्परेचर 220 मतलब ये कितना हो गया टोटल, 273, 473, 83, 493। समझा कि नहीं समझा? समझा। सॉल्व करो बेटा, तो आएगा पॉइंट, मेरे को देख के लिखता, हमको थोड़ा नहीं याद होता है, 0.122 इतने मोल्स आएंगे। फिर मैं कहूँगा कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आफ्टर स्केप, आफ्टर स्केप तो वही फार्मूला N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। अब P कितना है 0.7, V1 R 0.0821, टेम्परेचर 273, 373। दैट मीन्स कि जब इसको सॉल्व किया गया बेटा तो ये आया 0.022। अब देखो पहले मोल्स इतने थे, अब मोल्स इतने हैं, तो मैं कहूँगा कि क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 स्केप, नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स स्केप हुए, तो थे कितने 0.122, बचे कितने 0.022, तो स्केप कितना हुआ, स्केप कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या हो गई, स्केप कर गई। समझा कि नहीं समझा? तो क्वेश्चन ने पूछा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस स्केप कितनी है, तो जिसका परसेंटेज पूछ रहा है कितनी गैस स्केप हुई है 0.1, कितने में से, तो पहले कितने थे 0.122। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस स्केप पूछा है तो नाइट्रोजन स्केप कितनी हुई 0.1। परसेंटेज इंक्रीज पूछे तो इंक्रीज डिवाइड बाई पहले कितना था, परसेंटेज स्केप पूछे तो स्केप कितना है 0.1 का डिवाइड बाई इनिशियल 0.122 मल्टीप्लाई 100। जब इसे सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये आंसर है कुठे गेला 81.96%। कितना 81.96%। समझ में? इतने परसेंट नाइट्रोजन गैस क्या हो गई स्केप, सही बात करेगी ना, 0.122 मोल थी, बची कितने सॉरी 0.01, 0.022। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है कि एन ओपन फ्लास्क कंटेन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस ओपन फ्लास्क है, कोई डाउट नहीं। अगर कोई ओपन फ्लास्क होता है तो वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओपन फ्लास्क में प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि फ्लास्क ओपन है ना। ओके, ओपन फ्लास्क, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच इट शुड बी हीटेड। 27 डिग्री में था, हीट करना चालू कर दिया। 27 डिग्री सेल्सियस में एक ओपन फ्लास्क में एयर भरी थी, उसको हीट करना चालू कर दिया। तो कहता है वो टेम्परेचर बताओ सो डैट 1/3 ऑफ एयर स्केप, 1/3 ऑफ एयर क्या हो जाए, स्केप हो जाए। समझा कि नहीं समझा? तो मान लो इनिशियल मोल्स ऑफ एयर n थे, इनिशियल मोल्स ऑफ एयर n थे, तो फाइनल मोल्स ऑफ एयर कितने होंगे, फाइनल मोल्स ऑफ एयर। तो एयर बताओ कितनी स्केप हो गई बेटा, तो 1/3 स्केप हो गई, तो बची कितनी, 2/3। तो इनिशियल n थी, n का 2/3 बच गई, 1/3 उड़ गई। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। पहले टेम्परेचर था हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, कहता है बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस में गैस के एन मोल्स थे, वापस बोलता हूँ मैं, 27 डिग्री सेल्सियस में गैस के एन मोल्स थे। गैस को हीट करना चालू कर दिया, तो वो टेम्परेचर बताओ जब गैस 1/3 गैस उड़ जाएगी, तो उड़ जाएगी, हमें उससे क्या मतलब, बची कितनी, 2/3। जानते हो ना, पीवी जब कांस्टेंट होता है तो N1T1 इज इक्वल टू N2T2। N1 27 का मतलब 300 इज इक्वल टू N2 2/3 N T2 ही तो पाइजे। समझा? कैंसिल आउट, तो T2 आएगा बेटा 900/2, 450 केल्विन। 450 केल्विन आए ना, तो सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में ये हमारे पास आंसर है 177 डिग्री सेल्सियस, 177 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? 1/3 स्केप हो गई, तो बचेगा कितना, 2/3। अब आप कहेंगे सर वो तो वॉल्यूम के टर्म पर, बेटा जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही तो मोल्स का रेशियो होता है। 1/3 एयर अगर स्केप हो गई तो पहले मोल्स n थे, तो बाद में 2/3 n बचेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। कहता है कि द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इतनी एट एसटीपी। तो मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी 1.43 एट एसटीपी। एसटीपी में टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है बेटा 273 केल्विन। एंड प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर होता है ATM 1 ATM, या टॉर में 760 टॉर। फिर कहता है कि डिटरमाइन द डेंसिटी बतानी है ऑफ ऑक्सीजन एट 17 डिग्री सेल्सियस। 17 मतलब 290 केल्विन एंड 800 बार। PT इज इक्वल टू 800 टॉर, सॉरी। समझ गया? STP गौर से देखो, STP पर डेंसिटी इतनी है, तो इन कंडीशन पे डेंसिटी बतानी है। तो याद है ना आपको फार्मूला, P1/P2 इज इक्वल टू D1T1/D2T2। P1/P2 इज इक्वल टू D1T1/D2T2। P1 P2 गिवन, T1 T2 गिवन, D1 गिवन, D2 नहीं आएगा। सॉल्व करना, जब आप सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू आएगी 1.417 ग्राम पर लीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है? नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग गैसेस विच हैव डेंसिटी इतनी, अब कौन डेंसिटी इतनी एट इतना प्रेशर एंड इतना टेम्परेचर। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अमंग द फॉलोइंग गैसेस विच हैव डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml ग्राम पर लीटर एट 760 टॉर प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। एक काम कर लो बेटा, गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। डेंसिटी के टर्म पे फार्मूला लोगों को याद होता है, लेकिन हम चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू VRT, वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो P इज इक्वल टू D/mRT। प्रेशर इज गिवन, प्रेशर इज 760 टॉर, 760 टॉर में 1 ATM, क्योंकि R की वैल्यू मुझे ATM में पता है, टॉर में नहीं पता। डेंसिटी 1.8 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट पाई जे, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 27 मतलब 300। देखो बेटा ये 0.0821 ATM लीटर में ना, तो प्रेशर को हमने ATM में लिया है। क्लियर हो गया? सॉल्व करेंगे तो M की वैल्यू आएगी 44। गैस का मॉलिकुलर वेट 44 आया, तो गैस का नाम क्या होगा, CO2। गैस का नाम क्या होगा, CO2।
समझ गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। क्लास ओवर।